हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो आप सभी को आजकल हम करा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आप सभी को बहुत सारे अभी मेरे पास मैसेजेस आए जिनमें आपके क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम कॉम्पिटिटिव बेस जो है वो आप क्वेश्चन करा दीजिए, यानी कि कथन और कारण आधारित या कूट आधारित जो प्रश्न रहते हैं उनको हम कराएंगे, जरूर कराएंगे। हम अभी अध्याय आधारित करा रहे हैं। ड्यूरिंग एग्जाम आपकी इन सारी चीजों की प्रिपरेशन हम कराएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो है अध्याय आधारित आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। रही बात अगर हम क्लास 12th की देखिए तो क्लास 12th की आपकी सिर्फ कोर की बात करें तो आरोह भाग 2 से ही आपके सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले क्या होता था, आपकी तीनों ही बुक से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ आपकी एक बुक जो मेन पुस्तक है हिंदी की आरोह भाग 2 उसी से आ रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इनमें आपको करना क्या क्या है। क्वेश्चन हम करा रहे हैं जो आपके रहेंगे गद्यांश आधारित या पद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न आपको सभी अध्याय के मैं करा चुकी हूँ, क्योंकि काव्यांश जो काव्य खंड था उसके सभी प्रश्न मैंने कंप्लीट कराए। अब हम आ गए हैं अपने गद्य खंड पर, और गद्य खंड के भी अभी तक हम 3 अध्याय कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें भक्तिन है, बाजार दर्शन है और काले मेघा पानी थी। ये 3 अध्याय के हम बहुविकल्पीय प्रश्न कर चुके हैं। अब सिर्फ हमारे पास 3 अध्याय बचे हैं, जिसमें है पहलवान की ढोलक, शिरीष के फूल और भीमराव अंबेडकर जी के 2 भाषण। ये पार्ट अब हम आपको कराएं। तो आज जो हम लेकर आए हैं वो है क्लास 12th हिंदी कोर की हमारी बुक है आरोह भाग 2, उसके गद्य खंड का 4था अध्याय है। कौन सा है? पहलवान की ढोलक। इसके करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो हम करने के लिए जा रहे हैं, ये सबसे पहले हम करेंगे गद्यांश आधारित, जो लगभग 4 गद्यांश हम आपके पास लेकर आए। फिर इसके बाद हम करेंगे संपूर्ण पाठ आधारित कुछ प्रश्न, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास में गद्यांश आ रहा है। क्या पूछा गया है गद्यांश में? सबसे पहले देखिए, शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था, ठीक है। सुंदर जवान अंग प्रत्यंग के इसे सुंदरता टपक पड़ती थी। अब क्या है, मतलब वो देखने में बहुत ही अच्छा था, ठीक है। शारीरिक से देखें, शारीरिक तौर पर देखें, यह ऐसे आकर्षक व्यक्तित्व था। तीनों दिन में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह ने अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़ उसने शेर के बच्चे का टाइटल ले लिया था। तो उस क्षेत्र के नामी गिरामी जितने पहलवान थे उन सभी को उसने पछाड़ दिया, और पछाड़ने के बाद उसे सभी लोगों ने प्रेम से क्या टाइटल दे दिया था? शेर के बच्चे के नाम से। इसीलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकाली भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। तो क्या करता था भाई? देखिए, पहलवानी तो लंगोट पहन के ही होती है, तो लंगोट पहनकर और अजीब सी किलकारी भरता था। कहते ना, एक प्राउड वाली जो हंसी होती है वो हंसता था। देसी नौजवान पहलवान उसे लड़ने की कल्पना से ही घबराते थे। यानी कि देसी, यानी कि उस एरिया के जितने भी पहलवान थे, उस गांव के जितने पहलवान थे, वो उससे लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो ये समझ चुके थे कि भाई ये बहुत ही ज्यादा जो है वो टफ पहलवान है। इसलिए उनको लगता था कि अरे ऐसा ना हो कि भाई हमें भी पछाड़ दे, इसलिए वो लोग लड़ना ही नहीं चाहते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता था। अब चूंकि उसे शेर के बच्चे का टाइटल दिया गया था, तो क्या करता था? वो बीच बीच में दहाड़ता था, जिससे क्या लगे कि हाँ, सामने वाला टोरा जैसे शेर दहाड़ता है ना, उसी तरीके से, क्योंकि उसको टाइटल ही मिला था शेर का बच्चे का, तो इसी वजह से जो है वो दहाड़ता। देखिए, पूरा हमने गद्यांश पढ़ लिया अच्छे से। अब हम करेंगे क्या? अब हम करेंगे इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है। शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध पहलवान का नाम क्या था? क्या नाम था? चांद सिंह, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो उसका नाम था चांद सिंह। नेक्स्ट आते हैं, चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? हवा सिंह, बादल सिंह, श्याम सिंह या अभिजीत सिंह? तो उसके गुरु चांद सिंह का जो गुरु थे वो कौन थे? उसका नाम था बादल सिंह, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, गद्यांश में आए देशी पहलवान से क्या अभिप्राय है? अब उसमें पूछा गया है कि देशी पहलवान क्या होता है। तो उस प्रांत के, उस क्या कहते हैं, अन्य प्रांतों के, उस प्रांत के गांवों से आए पहलवान या शहरों से आए पहलवान,
अब क्या था कि ये उसी गांव की, क्योंकि चांद सिंह जो है वो पंजाब से आया था, तो वो अन्य प्रांत से था, दूसरी जगह से आया था। ये कहा उसी गांव के जो पहलवान थे, श्यामनगर में ये दंगल हो रहा था ना, तो ये उसी गांव की बात है। तो गांव से आए पहलवान जो है वो क्या कहला रहे थे? देसी पहलवान। फिर आते हैं, शेर के बच्चे की उपाधि उसे कैसे प्राप्त हुई थी? किस तरीके से प्राप्त हुई थी? शेर की तरह दहाड़ने से नहीं, वो तो उसको उपाधि मिलने के बाद वो दहाड़ रहा था। अपनी आयु के सभी पहलवानों को हराकर, ये सही है एकदम। अपनी शारीरिक बनावट से, अपने जुझारू स्वभाव, तो सही क्या है? अपनी आयु के सभी पहलवानों को हराकर उसे शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट आते हैं, अपने टाइटल की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए वह क्या करता था? वो बीच बीच में दहाड़ता था। क्या करता था? बीच में शेर की तरह दहाड़ता था। तो क्या है? बीच बीच में शेर की तरह दहाड़ता था। ठीक है, तो यहां पर लगाएंगे नंबर 4। अब इस तरह पहले गद्यांश के 5 प्रश्न हो गए। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 पे। दूसरा गद्यांश, मैंने बताया ना 4 गद्यांश है। दूसरा गद्यांश देखिए, शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा है मरा मरा, वह रे बहादुर। लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देख कर आओ। अब क्या था कि चांद सिंह से तो उस क्षेत्र के कोई भी पहलवान लड़ने को तैयार नहीं थे। अब क्या हुआ? लुट्टन सिंह ने उसे ललकार लिया। उसने कहा कि भाई मैं लड़ूंगा चांद सिंह से। अब सभी पूरी जनता कहने लगी कि भाई जिस पहलवान को कोई भी नहीं हरा पाया, और लुट्टन सिंह तो अभी एक भी दंगल नहीं खेला है, तो वो क्या है? पागल है, मर जाएगा ये तो अगर चांद सिंह के कब्जे में आ गया। सब उसको बोल रहे थे। फिर राजा साहब, जो श्यामनगर के राजा साहब थे, उन्होंने भी लुट्टन को बुलाया कि नहीं जो है तुम मत लड़ो, ये सही नहीं है, ये लो 10 रुपए और जाओ मेले घूम के आओ। तो एक तरीके से वो दंगल लड़ने से उसको मना कर रहे थे कि तुम ये दंगल मत लड़ो। ठीक है ना? रीजन क्या था कि भाई वो जानते थे, राजा साहब ये जा रहे थे कि चांद सिंह तो बहुत पहलवान है, ये इतना पहलवान नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ये चीज कही। अब देखिए क्या है, शांत भीड़ में खलबली क्यों मच गई? चांद सिंह द्वारा लुट्टन सिंह को झपट कर दबोच लेने के कारण, राजा द्वारा कुश्ती ना करने का आदेश देने के कारण, भीड़ में उपद्रवियों के घुस आने के कारण, या उपरोक्त सभी। तो कारण कहता है चांद सिंह द्वारा लुट्टन सिंह को झपट कर दबो। अब लुट्टन सिंह तो उन्हीं के गांव का पहलवान था और सब लोग ने मना भी किया था कि भाई मत लड़ो, तो चांद सिंह ने जो है लुट्टन सिंह को पकड़ लिया था। इसीलिए जो है भीड़ में खलबली मच गई थी कि भाई आज तो ये मरा, लुट्टन सिंह आज मरा। राजा ने किसे अपने पास बुलाया? किसको बुलाया था? लुट्टन सिंह को बुलाया था। बुलाकर उसे 10 रुपए दिए थे ना, तो सही क्या है? लुट्टन सिंह को बुलाया था। पर वारे बहादुर, पंक्ति में बहादुर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? भाई चांद सिंह तो बहादुर था, इतने लोगों को हटा चुका, लेकिन इतने बहादुर को भी चुनौती देने का काम लुट्टन सिंह ने दिया था, तो इसलिए यहां पर वारे बहादुर लुट्टन सिंह को बोला गया है। तो सही क्या है? लुट्टन सिंह पहलवान को बोला गया है। नेक्स्ट आते हैं, राजा द्वारा लुट्टन सिंह को 10 रुपए का नोट देकर मेला देखकर घर आने को कहने के पीछे, घर जाने को कहने के पीछे क्या रीजन था? राजा साहब चाहते थे कि भाई ये कुश्ती ना लड़े, ये चाहते थे। तो सही क्या है? कुश्ती लड़ने के लिए तैयार करना, कुश्ती लड़ने से मना करना, कुश्ती की प्रतियोगिता हार जाना, कुश्ती की प्रतियोगिता जीत जाना। तो यहाँ 10 रुपए देने का पीछे का सीधा सीधा मतलब था कुश्ती लड़ने से मना करना, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि अगर हम जोर जबरदस्ती से करने की कोशिश करेंगे तो शायद ये ना माने, तो इसलिए उन्होंने उसे बहलाने की कोशिश करी। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 5 आते हैं, राजा साहब ने लुट्टन सिंह की प्रशंसा क्यों? चलिए देखें, क्योंकि उसे चांद सिंह की कुश्ती को चुनौती दिया था। भाई इतना बड़ा पहलवान जो इतने सारे पहलवानों को हरा चुका, उस पहलवान को चुनौती किसने दी? लुट्टन सिंह ने। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने गांव के लोगों की सहायता की, क्योंकि उसने अपने परिवार को संभाला था, क्योंकि उसने कुश्ती के लिए संघर्ष किया था। तो सही क्या था? क्योंकि उसने चांद सिंह को कुश्ती की चुनौती दी थी, इसीलिए राजा साहब ने उसकी प्रशंसा की थी। चलिए नेक्स्ट गद्यांश आ गए हम गद्यांश संख्या 3 पर। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। अब ये किसकी बात हो रही है? लुट्टन सिंह के दोनों बेटों की। भाई लुट्टन सिंह तो राज पहलवान बन चुके थे, फिर इनके 2 बेटे हुए, वो भी लड़ने में एकदम लुट्टन सिंह जैसे थे।
तो एक तरीके से उनके दोनों बेटों को राज दरबार का पहलवान घोषित कर दिया गया था। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। चूंकि राजमहल में रहते थे तो लुट्टन सिंह के दोनों बेटे, क्योंकि उनकी सास और पत्नी का देहावसान हो चुका था। प्रतिदिन प्रातः काल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजाकर दोनों को कसरत करवाता, ढोलक बजाता और कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता कि भाई संसार में रहने करने की क्या तरीके होते हैं, इनकी शिक्षा देता था। समझे, ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यह ढोल ही है। समझे, अब वो समझाता था कि किस तरीके से मैंने इस ढोल की ताल को अपना गुरु माना और इसी से सारे दांव पेच सके, तो तुम भी इसको गुरु मान। ये चीज उन्होंने बताई थी। ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। समझे, अब चूंकि गुरु हैं, उन्होंने सब कुछ सिखाया है, तो सबसे पहले क्या करोगे, जब दंगल में उतरोगे तो उनको प्रणाम करोगे। ऐसी बहुत सारी बातें वह कहा करता था। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसे व्यवहार करना है आदि की शिक्षा भी वह नित्य दिन दिया करता था। तो अब चूंकि भाई अपने बेटों को सारी चीजें, पहलवानी की शिक्षा, संसार में कैसे रहना है, क्या करना है, मालिक को खुश करना है, तो ये सारी बातें वो अपने बच्चों को समझाया करता था और पहलवानी के दांव पेच भी सिखाया करता था। अब इस पर 5 प्रश्न में पहला प्रश्न है, राज दरबार का भावी पहलवान किसे घोषित किया जा चुका था? किसे घोषित किया गया था? लुट्टन के दोनों लड़कों को। ठीक है, दोनों लड़कों को। तो सही क्या है, लुट्टन पहलवान के दोनों लड़कों को राज परिवार का जो भावी पहलवान है उसे घोषित किया जा चुका था। पहलवान के बेटों का भरण पोषण राज दरबार से होने का क्या कारण था? अब पहलवान के जो बेटे थे इनका भरण पोषण राज दरबार से हो रहा था। अब इसका रीजन क्या था, चलिए देखते हैं। उनके पिता का दरबारी पहलवान होना, बात सही है। पिता अगर दरबारी पहलवान है तो जब पिता का भरण पोषण वहां हो रहा है तो पूरे परिवार का वहीं से होगा। जनता की इच्छा शक्ति, समाज के उच्च अधिकारी के पुत्र होना या राजा विशेष का लगाव। तो सही कारण क्या था, उनके पिता का दरबारी पहलवान होना। नेक्स्ट आते हैं, पहलवान अपने बेटों को क्या शिक्षा देता था? पहलवानी की, स्वामी भक्ति की, ढोलक का सम्मान करने की या उपरोक्त सभी? तो सही है, क्या करता था वो? सभी चीज, पहलवानी की भी देता था, स्वामी यानी मालिक को कैसे खुश करना है ये भी बताता था, ढोलक का सम्मान करने की, तो सभी कुछ देता था। तो सही हम क्या लिखेंगे, उपरोक्त सभी। राजा साहब ने पहलवान को दरबार में किस कारण से रखा था? अब बताइए, राजा साहब ने पहलवान को दरबार में किस कारण से रखा था? ऑप्शन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। शेर के बच्चे चांद सिंह को धूल चटाने के कारण, बात सही है, उसने चांद सिंह को हरा दिया था, तभी राजा साहब ने उसे पहलवान घोषित किया था, राजकीय राजा का पहलवान। उसके ढोलक बजाने के ढंग से प्रभावित होकर नहीं, लोगों द्वारा आग्रह करने पर नहीं, अपने सैनिकों को पहलवानी सिखाने के कारण नहीं। सही क्या है, शेर के बच्चे चांद सिंह को धूल चटाने के कारण उसे राजकीय पहलवान घोषित किया गया। गांवों में अखाड़े समाप्त होते जाने का क्या कारण हो सकता है? अब गांवों में जो अखाड़े समाप्त हो रहे हैं इसका रीजन क्या है? राज दरबारों में पहलवानी की उपेक्षा करना, बिल्कुल सही है। समाज के लोगों द्वारा इसकी उपेक्षा करना, यानी कि जो कुश्ती है उसकी उपेक्षा करना। मनोरंजन के अन्य साधन तलाशना, अब एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन आ गए हैं तो अब लोग कुश्ती पे इतना ध्यान नहीं देते, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, उपरोक्त सारे ही कारण हैं कि अखाड़े अब समाप्त होते जा रहे हैं। चलिए अब हम आ गए चौथे गद्यांश। यहाँ क्या दिया गया है, फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। अब क्या था, जब लुट्टन सिंह को राजकीय पहलवान के पद से हटा दिया गया राजा की मृत्यु के बाद, तो वो वापस अपने गांव आ गया, गांव में रहने लगा। फिर गांव में जो है वो हैजा फैल गया, हैजा मलेरिया फैल गया, बीमारी फैल गई, तो बहुत सारे लोग डेली मरते थे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं रात्रि जो है वो एकदम सन्नाटे में बीतती थी। तो उस सन्नाटे के डर को हटाने के लिए जो और लोगों में हिम्मत भरने के लिए पहलवान यानी कि लुट्टन पहलवान सारी रात ढोलक बजाया करता था। और वो ढोलक ही क्या है, वो लोगों के अंदर एक जो है जीने की शक्ति को भर देती थी। तो ये वही हो रही है कि रात की विभीषिका, क्योंकि कहते हैं कि रात में सब सन्नाटा हो जाता था, सियार वगैरह बोलते थे, तो लोगों को कहीं ना कहीं बहुत डर लगता था।
तो वो जब ढोलक बजती थी तो कहीं लगता था कि जो है पहलवान की ढोलक मौत को चुनौती दे रही। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता, यानी कि शाम हुई नहीं तब से ढोलक बजाना शुरू करता था और सुबह तक बजाता रहता था। किंतु गांव के अर्धमत्र औषधि उपचार और पथ्य विहीन प्राणियों में यह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। तो कहने का मतलब क्या, अर्धमत्र यानी कि आधे मरे हुए, वो लोग जो बीमार रहते थे, औषधि उपचार यानी कि औषधि दवाइयों का चीज उनका उपचार चल रहा था, पथ्य विहीन यानी कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई इतनी बीमारी फैली है, हम क्या करें, हमें रास्ता ही नहीं सूझ रहा, तो क्या उनके ये पथ्य विहीन प्राणियों में वो क्या करता था, जीने की शक्ति, एक हिम्मत लोगों के अंदर भरती थी वो ढोलक। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। जब ये ढोलक बजती थी तो दंगल में जिस तरीके से जोश होता है ना, तो लोगों के अंदर वो कहीं ना कहीं वो जोश आ जाता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायु में भी बिजली दौड़ जाती थी, यानी कि एकदम कंपन होता था, शक्ति आ जाती थी बॉडी के अंदर। अवश्य ढोलक की आवाज में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था और ना महामारी की सर्वनाक शक्ति को रोकने की ही शक्ति थी। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, यानी कि जो लोग मरने पर आ जाते थे उन लोगों को आंख बंद करने में तकलीफ, क्योंकि उनके अंदर वो जोश रहता था, इसलिए मरते समय उनको वो तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे, यानी कि कहीं ना कहीं मृत्यु को हंसते हुए वे सभी गले लगा लेते थे। चलिए अब आते हैं, पहला प्रश्न क्या है, पहलवान की ढोलक में किस बीमारी को रोकने की शक्ति थी, बुखार को, तपेदिक को, महामारी को, या इनमें से कोई नहीं। तो ढोलक में किसी भी बीमारी को रोकने की शक्ति नहीं थी, तो हम क्या लगाएंगे, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आते हैं, गांव के वासियों में संजीवनी शक्ति भरने का काम किसने किया था, पहलवान की ढोलक ने किया था, है ना। तो सही क्या है, पहलवान की ढोलक। नेक्स्ट है, गांव के बच्चे बूढ़े जवानों को पहलवान की ढोलक की आवाज सुनते ही क्या याद आ जाता था, दंगल का दृश्य, मृत्यु का दृश्य, राजा की दयालुता, रात्रि का अंधकार। तो क्या याद आता था, दंगल का दृश्य याद आता था, वो जो दंगल होता था ना, कुश्ती जहां होती थी, वो दृश्य याद आता था। ढोलक की आवाज को सुनकर बिना किसी तकलीफ के अपने प्राण कौन त्याग देता था, जो लोग मरने की कगार पर होते थे, है ना, यानी कि मरता हुआ व्यक्ति। लुट्टन सिंह, चांद सिंह, मरता हुआ व्यक्ति या स्वस्थ व्यक्ति, तो सही क्या है, मरता हुआ व्यक्ति बहुत आसानी से अपने प्राणों को त्याग दिया करता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, गांव के लोगों की कैसी स्थिति थी, अब स्थिति कैसी थी, अर्धमृत्य, औषधि उपचार, पथ्य विहीन, पहला दूसरा सही है या संतोषजनक। तो यहाँ पर अर्धमृत्य भी बताया गया है गद्यांश में, और औषधि उपचार पथ्य विहीन, तो सही क्या है आपका, पहला दूसरा दोनों। तो यहाँ पर हम लगा देंगे तीसरे वाले ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट आ गए, अब चलिए देखिए, अभी तक हमने 4 गद्यांश पढ़े, उस पर आधारित 5-5 प्रश्नों को अब हम करने के लिए जा रहे हैं क्या, अब हम संपूर्ण पाठ आधारित कुछ प्रश्नों को करेंगे जो आपको काफी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। पहलवान की ढोलक कहानी में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया, किस चीज का वर्णन है, ऑप्शन देखते हैं, लुट्टन सिंह पहलवान के ढोलक का, लुट्टन सिंह पहलवान के परिवार का, लुट्टन सिंह पहलवान के जीवन का, या लुट्टन सिंह पहलवान के संघर्ष और हिम्मत। वो किसकी, बचपन से लेकर राज दरबारी तक, राजकीय जो है पहलवान बनना, और फिर राजकीय पहलवान के बाद उसके नॉर्मल जिंदगी, और किस तरीके से मौत तक उसका संघर्ष और उसकी हिम्मत का बना रहना। तो सही क्या है यहाँ पर, नंबर 4, लुट्टन सिंह पहलवान के संघर्ष और हिम्मत का वर्णन किया गया। नेक्स्ट आते हैं, लुट्टन सिंह ने कसरत करना क्यों शुरू किया था। अब क्या कारण था कि बचपन में जब उसके माँ बाप मर गए तो उसने क्यों किया था, क्योंकि गांव वाले कहीं ना कहीं उसकी सास को बहुत परेशान करते थे, है ना। तो उन सभी से बदला लेने के लिए उसने अपने शरीर को मजबूत बनाना शुरू किया था। चलिए देखते हैं, सास से बदला लेने के लिए, गांव वालों से बदला लेने के लिए, सास पर होने वाले अत्याचारों का बदला लेने के लिए, या अपने शौक के लिए। तो सही क्या है, सास पर होने वाले अत्याचारों का बदला लेने के लिए, तो नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं, लुट्टन सिंह को क्या कहकर पुकारा जाने लगा था, राजा का पहलवान, राजा का बाघ, राजा का सिपाही, या राजा का दाहिना हाथ। तो क्या कहते थे उसे, राजा का बाघ कहकर उसे पुकारा जाता था।
आली कहकर कौन पहलवान अपने प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता था? ये जो दंगल वाला सीन हुआ था ना, वहां पर बताया था। तो कौन था वो? काला खां नाम का एक पहलवान था ना, जो अली कहकर टूट पड़ता था। श्यामानंद, चांद सिंह, काला खां, लुट्टन सिंह। तो सही क्या है? काला खां। नंबर 5 है, गांव वालों की मदद के बदले में लुट्टन सिंह ने क्या काम किया था? अब गांव वालों की अगर उनकी मदद करनी थी तो लुट्टन सिंह उन्हें क्या करता था? चलिए देखते हैं। अब ये कब की बात है? जब वो वापस आ गया था। राजकीय पहलवान से होने से जब गांव में आया तो गांव वालों ने उसे खाना दिया, सब कुछ दिया। तो उसके बदले में वो क्या करता था? गांव के नौजवानों को कसरत सिखाने का काम, गांव के नौजवानों को ढोलक बजाना सिखाने का काम, गांव के नौजवानों को कुश्ती सिखाने का काम, या गांव के नौजवानों को मजदूरी सिखाने का काम। तो सही क्या करता था? वो कुश्ती सिखाता था। तो सही क्या है? गांव के नौजवानों को कुश्ती सिखाने का काम किया करता था। अब आते हैं नंबर 6 पे। क्या दिया गया है? बेटे की मृत्यु के कितने दिन बाद लुट्टन सिंह की मृत्यु हुई? तो महामारी में लुट्टन सिंह के दोनों बेटे मर गए थे और उसके कुछ दिन बाद लुट्टन सिंह मर गया था। तो इन दोनों बेटों की मौत के और लुट्टन सिंह की मौत के बीच कितने दिन का फर्क था? 5 से 6 दिन, 4 से 5 दिन, 3 से 4 दिन, या 6 से 8 दिन। तो सही क्या है? 4 से 5 दिन का फर्क था। बेटों की मृत्यु के 4 से 5 दिन बाद लुट्टन सिंह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया था। लुट्टन सिंह ने अपनी अंतिम इच्छा क्या बताई थी? अब क्या था? लुट्टन सिंह पूरा जीवन किसी से नहीं हारा था। जितने भी उसने दंगल किए उसमें हमेशा वो जीता था। तो एक तरीके से वो चित्त नहीं हुआ था। चित्त तो पहलवानी में चित्त होने का तात्पर्य होता है कि जो पहलवान है उसकी पीठ जो है वो छू जानी चाहिए जमीन में। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो इसीलिए जब वो मरा तो उससे पहले अपने सभी शिष्यों से कह गया था कि जब मुझे जलाना, यानी कि जब मेरा दाह संस्कार किया जाएगा तो मुझे पीठ के बल नहीं निकालना, क्योंकि मैं पूरा जिंदगी कभी किसी से हारा नहीं, चित नहीं किया किसी ने मुझे, तो मैं चित मरूंगा भी नहीं। तो उसको पेट के बल लिटाया जाए और उसके मरने पर जब उसका अग्नि उसको दे दी जाए तो ढोलक बजाई जाए, ये उसने कामना की थी। तो ऑप्शन देखते हैं, पीठ के बल सुलाने और अग्नि देते समय ढोलक बजाने की नहीं, पीठ के बल लिटाने के लिए उसने मना किया था। पेट के बल सुलाने और अग्नि देते समय ढोलक ना बजाने की नहीं, ढोलक बजाने के लिए उसने बोला था। पेट के बल सुलाने और अग्नि देते समय ढोलक बजाने की, तो ये सही लग रहा है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, पीठ के बल सुलाने, पीठ के बल तो सुलाने के लिए उसने मना ही किया था। तो सही है आपका थर्ड ऑप्शन। देसी नौजवान पहलवान चांद सिंह से लड़ने की कल्पना से भी घर पर आते थे। क्यों? वह देखने में ही खूंखार लगता था। कौन? चांद सिंह। 3 दिन में ही उसने सभी पहलवानों को पछाड़ दिया था। वह राजा जी का चाहता बन गया था। वह राज पहलवान घोषित हो चुका था। तो क्यों देसी पहलवान? क्योंकि उसने 3 दिन के अंदर सभी पहलवानों को हरा दिया था। तो सही क्या? 3 दिन में ही सभी पहलवानों को पछाड़ दिया था, इसीलिए देसी पहलवान उससे जो है कुश्ती लड़ने की कल्पना भी नहीं कर रहे थे। नए राजकुमार द्वारा लुट्टन सिंह को राज दरबार से निकाल देने का क्या कारण था? भाई जब राजा की मृत्यु हो गई तो विदेश से जो राजकुमार थे वो आए, उन्होंने राजसत्ता संभाली। एक तो उन्हें कुश्ती में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और दूसरा पहलवानों पर बहुत ज्यादा खर्चा होता था। ये 2 रीजन थे कि उन्होंने ये राजकीय पहलवान वाली जैसी पोस्ट ही खत्म कर दी थी, है ना। तो देखिए क्या है, उन्हें पहलवानी का शौक नहीं था, बिल्कुल सही। पहलवान का खर्चा अधिक था, ये भी सही। तो केवल एक सही है या पहला दूसरा दोनों सही है? तो यहाँ पे लगाएंगे पहला दूसरा दोनों सही है, तो 4th वाला सही करें। नेक्स्ट आते हैं, लुट्टन सिंह कितने साल राज पहलवान रहा? यानी कि चांद सिंह को हराने के बाद उसे राज पहलवान घोषित किया गया और जब तक राजा जीवित रहे तब तक वो राज पहलवान बना रहा। तो ये कितना टाइम पीरियड था? ये था 15 साल का टाइम। ठीक है, तो सही क्या है? 15 साल तक वो राज पहलवान बना रहा। तो चलिए देखिए, हमने खत्म किया अपना ये अध्याय। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे कैसे आप यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें करा रही हूँ। फिर से बोल रही हूँ, आपके कथन कारण आधारित प्रश्न हो या कूट आधारित प्रश्न हो, इन्हें मैं ड्यूरिंग एग्जाम यानी कि जब आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कराऊंगी तो वो क्वेश्चन जरूर कराती। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली बार अपने अगले वीडियो में, जो हमारा रहेगा शिरीष के फूल के बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, लेकिन उससे पहले फटाफट चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी जानना है, समझना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं।
इसके अलावा आप टेलीग्राम के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम के थ्रू मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, तो वहां पर मैं आपको जो भी चैप्टर आपको नोट्स के तौर पे चाहिए वो आपको प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।